Hello everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. यार ये क्या ड्रामा है। चलो भाई, आप लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे पिछले 5-10 मिनट से। ये क्लास शेड्यूल दिखाई कब? कल रात में 2 बजे तक मैंने ट्राई किया, तब तक शो नहीं हो रहा था। यार ये क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, फाइल लोड कर लेता हूँ। बहुत सारे बच्चों का पता भी नहीं लगेगा, पॉइंट ये भी है। नहीं, अभी तो हमें उसका डिस्कशन कंप्लीट करना है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन। इसको जरा एक बार ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ इसकी क्या कहानी है। A uniprocessor computer system has two processes, both of which alternates 10 milliseconds CPU bus and 90 milliseconds. Both processes were created nearly at the same time. Input output of both processes can be proceeded in parallel. Which of the following scheduling strategy will result in least CPU utilization? जी हाँ, इवनिंग वाली। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो क्या क्या मुझे नजर आ रहा है। 13% लोगों ने बोला है ए, 20% ने बोला है बी, 0% ने बोला है सी और 67% ने बोला है डी। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। देखिए आइडिया समझिए, आइडिया क्या है। यूनी प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम हैज टू प्रोसेसर, यानी कि पहली बात तो प्रोसेसर एक से ज्यादा है। क्लियरली वो बता रहा है कि एक ही प्रोसेसर है, बोथ ऑफ विच अल्टरनेट्स 10 मिनट सीपीयू बस एंड 90 मिनट्स आईओ बस। तो कहानी कैसे वो कह रहा है कि 10 मिनट्स तो हमें सीपीयू पे काम करना है, 90 मिनट्स हमें आईओ पे काम करना है, और दोनों प्रोसेस अराइवल टाइम मान लीजिए दोनों का काइंड ऑफ सेम है, 0। द इनपुट आउटपुट ऑफ बोथ आईओ दोनों का पैरेलल किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल स्ट्रेटेजी विल रिजल्ट इन द लीस्ट सीपीयू यूटिलाइजेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर भी अगर देखिए हम राउंड रॉबिन स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या
पहले दोनों प्रोसेस जब सीपीयू पे काम करने की कोशिश करेंगी तो क्या वहां भी अच्छा खासा टाइम वेस्ट होगा? जी हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जल्दी से एक अपना काम कंप्लीट कर लेगा तब दूसरे पे चले जाएंगे, है ना। और उसके बाद ऑब्वियसली आईओ जब दोनों करने की कोशिश करेंगे उसके उस समय इनपुट सीपीयू पे कोई काम नहीं कर रहा होगा, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो इन जनरल वो सही बात है, वो बहुत खराब होने वाला है। एक आइडिया अगर छोटा सा एक इटरेशन हम करके देखें तो कोशिश भी कर सकते हैं। मान लीजिए दो प्रोसेस है P1 और P2, है ना। सबसे पहले प्रोसेस P1 को रन करेंगे फॉर 5 यूनिट्स, उसके बाद P2 को रन करेंगे अगेन फॉर 5 यूनिट्स, फिर P1 को रन करेंगे अगेन फॉर 5 यूनिट्स एंड देन P2 को रन करेंगे 5 यूनिट्स। अब देखिए होगा क्या, P1 ने 15 पे काम करना चालू किया, है ना। तो P1 90 यूनिट्स के लिए, यानी कि अगर मैं 15 से चालू करूंगा तो समवेयर अराउंड 105 तक P1 अपना आईओ ऑपरेशन करेगा। क्या ये बात समझ आती है कि नहीं, मुझे बताइए। वेरी गुड। और P2 ने 20 पे अपना सीपीयू कंप्लीट किया तो P2 जो है वो कब तक जाने वाला है, 20 प्लस 90 वो जाने वाला है 110 तक, लाइक दिस, है ना। जिसमें अगर अब मैं प्रोसेसर की बात करूं सर, तो प्रोसेसर काइंड ऑफ आइडल रहा क्योंकि दोनों के दोनों अपना सीपीयू बस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, आईओ बस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा सिस्टम का यूटिलाइजेशन क्या है, तो आप गए हैं ओवरऑल 110 तक, तो सिस्टम का यूटिलाइजेशन है कि ये टोटल कितना टाइम होगा 20, सो 20 डिवाइडेड बाय 110। एक बार पूरी बात देखिए, ऑब्जर्व करिए, सीपीयू यूटिलाइजेशन विल बी 20 डिवाइडेड बाय 110। क्या बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? यस 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 यस, ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था। अब देखिए एक दो तीन छोटे छोटे आइडियाज हैं, जो मेजर कंसेप्ट है वैसे मोरलेस वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे दो तीन बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रेफर किया गया है अलग अलग तरीके से। एफसीएफएस में देखिए, अगर एफसीएफएस की बात करेंगे ना, पहले एक प्रोसेस रन होगा, करके देख लेते हैं, शायद इससे कम में ही काम हो जाएगा। एफसीएफएस में एक सेकंड होगा ना, मतलब आपने करके नहीं देखा क्या भाई? जब आप 0 से स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए 0 से 10 तक एक प्रोसेस चालू करेगा, तो टोटल 10 टाइम है ना। यस, तो 0 से 10 तक एक चलेगा, मान लीजिए प्रोसेस P1, और फिर 20 तक चलेगा दूसरा प्रोसेस P2। अब जिसने 10 पे अपनी कहानी स्टार्ट कर दी वो कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा 100 तक, और जिसने 20 पे स्टार्ट किया है वो जाएगा 110 तक, है ना। यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है, अगर गौर करेंगे किस केस में कॉन्टेक्स्ट स्विच कम हुआ है, मुझे बताएं, एफसीएफएस में कि राउंड रॉबिन में? एफसीएफएस में। तो ऑब्वियसली हम माने या ना माने, क्या कॉन्टेक्स्ट स्विच में भी कुछ टाइम वेस्ट होगा? है ना। तो कंपेयर टू एफसीएफएस अगेन राउंड रॉबिन वर्स परफॉर्म करेगा, ठीक है। ओके, हाँ मैं एक बात बोल रहा हूँ, छोटा सा आइडिया हो सकता है, वो ये विच इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि बजाय इसके कि हम किसी भी इंस्टेंस पे, हालांकि बड़ी अजीब सी आइडिया है, बट यू नो कभी कभी जानबूझ के बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच है, बट अगर किसी इंस्टेंस ऑफ टाइम पे छोटे के बजाय हम सबसे बड़ा प्रोसेस रन करें तो क्या होगा, तो स्ट्रेटेजी का नाम क्या हुआ, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नया कंसेप्ट है। ये देखिए 2006 में 2 मार्क क्वेश्चन ये पूछे, हालांकि क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, इसको आप ध्यान से एक बार ऑब्जर्व करिए, अगर नहीं किया तो अभी जल्दी से ट्राई करिए। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट की बात कर रहा है।
ओके, बहुत ध्यान से इसकी पूरी बात सुननी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अगर टाइम कम पड़े तो बताइए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये देखने में आसान है बट ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं है। हेलो यति, गुड मॉर्निंग। अगर टाइम कम पड़े तो बताइए, आई विल इंक्रीज इट अगेन, डोंट वरी। बिल्कुल यार, लास्ट सेकंड पे बता रहे हो। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या क्या परसेंटेज में आपने आंसर किया है? 42% लोगों को बोलना है ऑप्शन ए, ग्रेट। 33% का बोलना है बी, 21 का बोलना है सी, और 3% का बोलना है डी। चलिए एक एक करके बात करते हैं। इसने बोला कंसीडर 3 प्रोसेस, 0, 1 एंड 2, 3 प्रोसेस हमारे पास है with the CPU bus time as 2, 4 at 8 टाइम यूनिट्स। तो तीनों का जो बस टाइम है वो है 2, 4 और 8, दैट इज ओके। ऑल प्रोसेस अराइव्स एट 0। ये सारा डेटा मैंने पहले से टेबल फॉर्म में देखो यहाँ पर बना लिया है। कंसीडर द लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। पहले आप मुझे बताओ इसने कहीं बोला है क्या? ये आपको ये बात समझ आ रही है कि ये जो एल्गोरिथम है ये प्रिमिटिव होने वाला है कि नॉन प्रिमिटिव? दिस एल्गोरिथम will be primitive or non-primitive? Very good, very good. So this algorithm will be an example of a primitive scheduling algorithm. ये बात सबको समझ आती है? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। In longest remaining time first tie is broken by giving priority to the process with the lowest process ID. अगर टाई होता है, क्योंकि अराइवल टाइम भी सबका सेम है, तो जिसका प्रोसेस आईडी छोटा है उसको चार्ज दे देना है। क्या ये भी समझ आता है? लोअर प्रोसेस आईडी। ठीक है, अब गौर करिएगा। देखिए मैं स्टार्ट करता हूं टाइम 0 से। आई स्टार्ट विद टाइम 0। आप मुझे बताएं टाइम 0 पे सबसे ज्यादा टाइम किसका है, लॉन्गेस्ट टाइम किसका है? लॉन्गेस्ट टाइम है P2 का। और बहुत सारे लोग जिन्होंने जो गड़बड़ करते हैं इस क्वेश्चन में, जिन्होंने शायद बी आंसर निकाला, वो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं तो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, ये लास्ट तक चला जाएगा। नहीं सर, हम इसको 0 से पहले 4 तक रन करा के देखते हैं। देखो आपको एक ऑब्जर्वेशन कराता हूँ। जब ये 4 पे जाएगा उस समय क्या P1 और P2 का टाइम सेम हो जाएगा? सोचिए अब, जब ये 4 पे जाएगा उस टाइम पे P1 का और P2 का टाइम सेम हो जाएगा, और लॉजिकली भी टाई है। और अगर इन दोनों में टाई हुआ, क्लैश हुआ, तो P1 P2 का क्लैश ब्रोक करना था प्रोसेस आईडी पर। P1 और P2 में किसका प्रोसेस आईडी छोटा है? ऑब्वियसली P1 का प्रोसेस आईडी छोटा है, तो P1 रन करेगा लेकिन सिर्फ 1 यूनिट। अब सोचिए, 1 यूनिट रन करेगा, अपन जाएंगे 5 तक, जैसे 5 तक पहुंचेंगे फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। सोचिए दोबारा, यस और नो?
यस। अब फिर दोबारा से आपको देखना पड़ेगा P1 और P2 में, अब फिर P2 जीतेगा लड़ाई, तो 5 से 6 तक अपन P2 को रन करने वाले हैं, फिर P1 का नंबर आएगा तो 6 से 7 तक ये 2 रह जाएगा, फिर P2 का नंबर आएगा, P2 से 8 तक ये फिर P2 चलेगा, और अब तो तीनों का सेम हो गया। ओहो, अब टाई होगा तो क्या होगा सोचिए। तो फिर दोबारा P0 रन करेगा, सिंगल यूनिट बचेगा, फिर P1 रन करेगा, सिंगल यूनिट बचेगा, फिर P2 रन करेगा, अगेन सिंगल यूनिट बचेगा। फिर से मैं पूरी प्रोसेस रिपीट करूंगा। सो नाउ दिस विल बिकम 0, मैं जाऊंगा यहां तक, उसका दिस विल बिकम 0, मैं जाऊंगा 13 तक, और सबसे लास्ट में 14 तक जाऊंगा P2 के साथ। जरा पूरी कहानी देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए, मुझे बताइए बात समझ आ रही है क्या? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब हमसे सिर्फ यहाँ पे पूछा है टर्न अराउंड टाइम, तो अपन चाहे तो कंप्लीशन देख सकते हैं। तो P0 ने कंप्लीट किया 12 पे, P1 ने किया 13 पे, P2 ने किया 14 पे। एज फार एज कंप्लीशन टाइम इज कंसर्न, तो टर्न अराउंड टाइम के हिसाब से देखेंगे अभी, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो माइनस 0 ही करना है क्योंकि हर कोई अराइव हुआ था 0 पे। सो दैट इज 12, 13, 14, एवरेज निकाल लेंगे, 12 प्लस 13 प्लस 14 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आ जाएगा दोबारा से 13। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब आप मुझे बताएं, जो जिस तरीके से यहाँ पर सच में टाइमिंग डायग्राम बना, गैंट चार्ट बना, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? कुछ ही लोग होते हैं जो रियलिटी में सिर्फ इस तरह से सोच पाते हैं। यस, ओके, किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ भाई। क्लियर है पॉइंट? ओके ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा अप्रोच है। तो अगर कोई बात कर ले आपसे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की, तो आपको वैसे भी बात समझ आ गई कि ऐसा नहीं है लॉन्गेस्ट प्रोसेस चल गई तो फिर चलती जाएगी, isn't it? यहाँ पे बीच में ऐसा होगा कि जो लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, देखिए जो छोटा प्रोसेस है वो समय के साथ और छोटा होता जाता है, लेकिन लॉन्गेस्ट प्रोसेस समय के साथ और लॉन्ग थोड़ी होगा, वो भी छोटा होता जाएगा। तो जिस बेस के ऊपर उसको चार्ज मिला है सीपीयू का, वो बेस ही नहीं रहेगा, फिर अपने को कहानी चेंज करनी पड़ेगी। सही बात? एक्सक्यूज मी। अच्छा, एक और छोटा सा आइडिया सुनिए, इसको बोलते हैं हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। सुना कभी आपने? लैग हो रहा है क्या? अभी कह रहे क्या? ओके, मैं बोल रहा हूँ एक और छोटा सा आइडिया यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है, दैट इज रिफ्रेश करूं क्या मैं? अभी क्लियर है क्या? ओके ओके, हाँ। तो मैं बोल रहा था हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, अगेन ये भी कोई स्ट्रीमलाइन आइडिया नहीं है, और जहां तक मुझे याद है गेट में इसको टच नहीं किया, बट अगेन एक छोटा सा प्रोसेस है, कुछ डिफरेंट तरीके से, मतलब थ्योरेटिकली ही इस पे बात की गई है, अलग तरीके से इसका ऑब्जर्वेशन है। क्या इसकी बात है, ऐसे समझिए। देखिए, अगर मैं बात करूं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मुझे बताएं इम्प्लीमेंटेबल है कि नहीं, दोबारा याद करके। नहीं है।
वेरी गुड। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, ये बात सबको समझ आती है, सबको पता है, बहुत अच्छे। दूसरी बात ऑब्जर्व करके मुझे बताइए कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इम्प्लीमेंटेबल नहीं, दैट इज वेरी ट्रू, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेबल हो भी तब भी उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि जो प्रोसेस है जिनका बस टाइम ज्यादा है वो बहुत बुरे तरीके से स्टार्वेशन में चले जाते हैं, हाँ के ना? और टू बी वेरी ऑनेस्ट उस पर हमने कोई खास काम किया भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये तो वैसे ही थ्योरेटिकल एल्गोरिथम, इम्प्लीमेंटेशन तो इसका है नहीं, तो जो प्रॉब्लम प्रैक्टिकल होगी ही नहीं उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? उसका सॉल्यूशन निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। क्या बात समझ आती है? जी हाँ, तो प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम कभी अकर नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात यहां समझिए, ये उसी का एक मॉडिफाइड एल्गोरिथम है जो कहता है कि मैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में जो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करूंगा। हालांकि लोग इसको भी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? अगर आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को ही ट्राई करते हो मॉडिफाई करने का, तो आप खुद भी इम्प्लीमेंटेबल बन जाते हो या थ्योरेटिकल बन जाते हो? सोचो भाई, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट तो खुद ही थ्योरेटिकल है। तो यानी कि ये जो एल्गोरिथम हुआ हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट, ये भी एक तरीके से थ्योरेटिकल अप्रोच हो गई। क्या बात समझ आ रही है? हाँ। अब ये जो वादा आपसे कर रहा है कि मैं कंट्रोल करूंगा, कैसे कंट्रोल करेगा और किस तरह से ऑब्जर्व करेगा, एक एक करके अपन समझते हैं। फिर जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा आप मेरे को बताइएगा, है ना? तो यहाँ देखिए क्या बोलता है, शेड्यूलिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव, ये जो नॉन प्रिमिटिव डिसिप्लिन है, सिमिलर टू शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, इन विच each job is dependent on the estimated run time and also, पहले आप एक बात समझिए, look at this, इससे आपको पूरी बात समझ आएगी, इससे आपको पूरी बात समझ आएगी। यहां पर हम एक आइडिया कैलकुलेट करेंगे, दैट इज रिस्पॉन्स रेशियो इज इक्वल्स टू W प्लस S बाय डिवाइड बाय S, where W is the waiting time and S is the bus time, और ये होगी हमारी रिस्पॉन्स रेशियो। और जिसका रिस्पॉन्स रेशियो जितना अच्छा होगा वो उसी प्रपोर्शन से रन करेगा। मैं एक एग्जांपल लेके आपके बात समझाता हूँ ताकि इसका थोड़ा सा आइडिया आपको समझ आए। मान लेते हैं अपन 2-3 प्रोसेस ले लेते हैं, है ना, और इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि आपको बस टाइम का आइडिया समझ आए। तो नाउ लुक एट दिस, दिस इज अराइवल टाइम एंड दिस इज बस टाइम। टू मेक द आइडिया सिंपल, मैं सबका अराइवल टाइम 0 मान लेता हूँ, है ना, और बस टाइम मान लेता हूँ 4 मान लेता हूँ, 10 मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए होगा क्या। स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स रेशियो तो कई बार कैलकुलेट होगा। स्टार्टिंग में रिस्पॉन्स रेशियो जब कैलकुलेट होगा तो दैट इज W प्लस S डिवाइड बाय S। तो मुझे बताइए स्टार्टिंग में सबका वेटिंग टाइम क्या है? टाइम 0 पे सबका वेटिंग टाइम 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 4, 0 प्लस 10, उनका जो भी बस टाइम है डिवाइड बाय 10, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 10, तो लॉजिकली इन सब की वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो एक बार तो क्लैश होगा अनडाउटेडली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई बात नहीं, चलिए एक बार अगर क्लैश हम मान भी लें, है ना, तब बताइए क्या होगा। क्योंकि सबका बस टाइम, सबकी रिस्पॉन्स रेशियो सेम है, अराइवल टाइम सेम है, तो मान लेते हैं 1 यूनिट के लिए अपन P1 को रन कर लेंगे जैसा हम नॉर्मली करते हैं। 1 मिनट के लिए, 1 यूनिट के लिए अपन ने P1 को रन कर लिया, है ना। ये देखो नीचे मैं आपको टाइमिंग डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ, है ये बहुत शानदार अगर आप इसको एक बार समझ गए तो अब 1 यूनिट के लिए P1 रन हो गया। अब आप मुझे बताओ 1 यूनिट P1 रन होने के बाद नया रिस्पॉन्स रेशियो क्या आएगा सर? अब इसका वेटिंग टाइम तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3/3, यानी कि अभी भी 1। यस और नो? क्योंकि वेट इसने किया नहीं और इसका जो टाइम है वो बच गया 3। ठीक है, P1 के केस में क्या होगा? दिस टाइम इट विल बी 1 प्लस 10/10, so this is 1.1 and this is also, but this will be 1 plus, I'm sorry 100 है ना, 1 plus 100 by 100, so that is 1.01। तब आप मुझे बताएं इसने क्या दोनों वेटिंग प्रोसेस की को रिस्पॉन्स बढ़ा दिया? हाँ, लेकिन
जरा ये भी देखिए कि P2 और P3 में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी इसने दी। सर P2 को ज्यादा प्रायोरिटी दी। तो अब ये बड़ी एक जबरदस्त आइडिया है। क्या ये वेट करने वाली प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है? हाँ, लेकिन साथ साथ ये छोटी प्रोसेस का भी ध्यान रख रहा है। देखिए ये P2 और P3 को बराबर नहीं मान रहा सर, है ना। तो अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर है तो 1 से 2 तक अल्टीमेटली P2 ही चलेगा। मुझे बताइए। हाँ, अब सोचिए क्या होगा। ये बचा 9। अब आप मुझे बताएं P2 तक पहुंचते पहुंचते P1 का जो रिस्पॉन्स रेशियो है, अब उसने भी 1 यूनिट वेट कर लिया। सो दैट इज 1 + 3/3, सो दैट इज 4/3, इट विल बिकम 1.33। आप देखोगे छोटे प्रोसेस का है पर रिस्पॉन्स रेशियो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। अगर प्रोसेस छोटा है और उसको कहीं आपने वेट करा दिया तो एल्गोरिथम बड़ा नाराज हो जाता है। यहाँ पे लेकिन आप आएंगे P2 पे, P2 ने तो अभी वेट 1 यूनिट किया, तो ये आई थिंक बचेगा 1 + 9/9। जो पहले वेट किया था वही इसका वेट अभी है 1 + 9/9, सो दैट इज 10/9। और 10/9 अगर आप करेंगे और एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वैल्यू आ जाएगी सर 1.11। यस, और आखिरी P3 का अभी तक नंबर नहीं आया, सो नाउ दैट इज 2 + 0/100, नाउ दैट इज 100। तो आप देख रहे हैं अभी भी P3 का नंबर नहीं आया है, बट क्या ये P3 को इंपॉर्टेंस दे रहा है कि P1 को या P2 को? अभी भी P2 P1 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, P1 को उससे भी ज्यादा दे रहा है। तो आप एक बात समझिए, अगर P1 P3 P1 की बराबरी करना चाहे वेटिंग के हिसाब से तो 33 स्लॉट्स वेट करेगा, तब जाके ये 1.33 होगा। ओके, तो बस मेरे ख्याल से, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बनाना कितना मुश्किल होगा आप समझिए, क्या हर स्लॉट के बाद फिर से आपको रिस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी? जी हाँ। लेकिन मुझे बताइए आइडिया कैसा है? आइडिया तो इतना शानदार है कि क्या बताएं भाई। ये प्रायोरिटी भी ये शॉर्टेज जॉब वाला आइडिया भी मैनेज कर रहा है, और साथ साथ जिसका वेटिंग टाइम बढ़ रहा है उसको भी प्रॉपर हैंडल कर रहा है ना। तो जो प्रॉब्लम हो सकती है स्टारवेशन की, उस प्रॉब्लम को भी ये रिजॉल्व कर देगा। मुझे बताइए ये जो हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो वाला आइडिया है, क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या आपको भी? मतलब आजकल इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम भी नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आखिरी बार क्वेश्चन पूछा था आज से 20 साल पहले पूछा था, ये क्वेश्चन। अब एक बार देखिए, प्रोसेस करिए, मुझे बताइए क्या आंसर निकालेंगे। राउंड रॉबिन को 3%, बी बोल रहे हैं 10%, सी बोल रहे हैं 87% और डी बोल रहे हैं 0%। तो करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग। मैं रिफ्रेश करूं क्या एक बार? ओके, तो बोल रहा है कंसीडर अ सेट ऑफ n टास्क विद नोन रन टाइम। रन टाइम पता है कितना रन करना है, R1 से R5 तक, टू बी रन ऑन अ यूनी प्रोसेसिंग मशीन, एक ही प्रोसेसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर एल्गोरिथम विल रिजल्ट इन द मैक्सिमम थ्रूपुट। तब उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं लॉन्ग रन में, तो हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि
क्या ये बड़ी प्रोसेस को हमेशा स्टार्व करके रखता है या उनको भी बाहर भेजता रहता है? तो धीरे ही सही उनकी प्रायोरिटी भी एनहेंस होती रहती है, वो भी बाहर जाते रहते हैं. सो इन जनरल दिस विल परफॉर्म बेस्ट. फॉलो कर पा रहे इस बात को? अच्छा, अब एक दो आइडियाज ये वाले देखिए, ये भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं, इनको हमें कैसे हैंडल करना है. मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग. ये मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का क्या मतलब है और एग्जाम में इसको कितना सीरियसली आपको लेना है, इस पे मैं एक एक करके बात कर देता हूँ. तो पहले एक बात समझिए, इनके ऊपर एग्जाम में कोई खास क्वेश्चन आने की उम्मीद है कि नहीं है? मोर और लेस जीरो चांस है. किसी क्वेश्चन में कहीं ऑप्शन में साथ में इस तरह का टर्म यूज कर दे और आप कंफ्यूज हो जाएं तो बात अलग है. वैसे कोई खास उम्मीद नहीं है कि इनके ऊपर क्वेश्चन आए. अप्रोच समझिए क्या है. जो 4 मेजर एल्गोरिदम्स हैं, क्या वो चारों एल्गोरिदम अभी हमने डिस्कस कर लिए हैं? कौन कौन से? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात की नहीं. राउंड रॉबिन कंप्लीट नहीं करता ना. राउंड रॉबिन रिस्पांस रेशियो के आइडिया में बेस्ट है, वो लटका के रखता है राउंड रॉबिन सबको. जबकि शॉर्टेज ऑफर्स जल्दी 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 छोटे प्रोसेस भी रन करता रहेगा और रिस्पांस रेशियो की वजह से बड़े प्रोसेस भी साथ साथ चलाता रहेगा. हाँ, वेरी गुड. FCFS है, राउंड रॉबिन है, प्रायोरिटी है और शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट है ना. लेकिन आप मुझे बताएंगे इन रियलिटी हम कौन सा एल्गोरिथम यूज करें? अब मैं बात कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की, मैक की, लिनक्स की. ये क्या यूज करते हैं? ये राउंड रॉबिन यूज करते हैं, प्रायोरिटी यूज करते हैं, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट तो चलो हटा दो, FCFS यूज करते हैं. चलिए अब एक बात समझिए. फॉर एग्जाम्पल क्या आप अपने सिस्टम में मल्टीपल टास्क कर पाते हो काइंड ऑफ विदाउट एनी लैग? यस. तो इसका मतलब हो ना हो कि कहीं ना कहीं राउंड रॉबिन भी इंप्लीमेंटेड है. अगर आप फॉर एग्जांपल अचानक बटन क्लिक कर देते शट डाउन कर दो, तो क्या शट डाउन प्रोसेस को ये हाईएस्ट प्रायोरिटी देके रन करता है? जी हाँ. बीच में अगर कुछ प्रोसेस भी हैं जिनका पूरा डेटा सेव नहीं भी है तो क्या करता है? बोलता है, उसमें पूछता है कि सर वो डेटा सेव करना है, ये ऑप्शन आता है ना शट डाउन एनीवे, ये शट डाउन करना ही है. यस. तो मैं सिर्फ आपको बात समझाना चाह रहा हूँ. और बैकग्राउंड में कुछ प्रोसेस ऐसी हो सकती है, कुछ कॉपी पे लगाया सिस्टम अपने लेवल पे कुछ काम कर रहा है जो FCFS के हिसाब से भी रन हो रही होंगी. जिनको इतनी कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं, उनको ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको जल्दी ही एग्जीक्यूट होना है. तो इस बात को समझिए, सिस्टम में हर तरह की प्रोसेस है और हर तरह की प्रोसेस का जो नेचर है, जो रिक्वायरमेंट है, वो भी अलग अलग है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. यस. तो क्या हमें सिर्फ FCFS चाहिए? नहीं, हमें FCFS भी चाहिए. कुछ प्रोसेस बोलेंगे नहीं हमें राउंड रॉबिन चाहिए, और कुछ प्रोसेस बोलेंगे नहीं हमें तो प्रायोरिटी का सपोर्ट चाहिए, बिना प्रायोरिटी के तो हम रन ही नहीं कर सकते. क्या बात समझ आती है? यस. गुड मॉर्निंग प्रिया. तो अब इस तरह के सिस्टम में कैसे हम काम चलाएं? तो सर एक कॉमन सेंस आइडिया ये है कि बजाय हम एक रेडी क्यू रखें, क्यों ना हम 3 रेडी क्यू रखें, या 4 रखें, या 5 रखें, या 6 रखें. मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा. मैं सिर्फ एक अप्रोच बता रहा हूँ. यहाँ पर जो डायग्राम है ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यही इंप्लीमेंटेशन होने वाला है, बिकॉज अब मुझे बोलना पड़ेगा कि आइडिया टू आइडिया, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, क्या एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी? जो एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन है, यस, एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन हमेशा डिफरेंट होगी. यहां तो सिर्फ हम प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. आइडिया क्या है? तो देखिए मैं क्या पढ़ता हूं. अनदर क्लास ऑफ एल्गोरिथम हैज बीन क्रिएटेड फॉर अ सिचुएशन इन विच प्रोसेसर आर इजिली क्लासिफाइड इनटू प्रोसेसेस, माफ कीजिएगा, आर इजिली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल a common division made between interactive processes, जिनको बार बार रिस्पॉन्स करना है, बैकग्राउंड प्रोसेसेस, और ये इन सबके अपने अपने शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज हो सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर मैंने रखा है सिस्टम प्रोसेस. शायद इनके लिए जो सबसे सुटेबल एल्गोरिथम होगा वो कौन सा होगा? प्रायोरिटी. सही बात है कि नहीं? अच्छा, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, बार बार सिस्टम से बात करनी है, यूजर से बात करनी है, फिर बाहर जाना है. शायद इनके लिए जो बेस्ट एल्गोरिथम होगा इंटरेक्टिव प्रोसेस के लिए, दैट मस्ट बी राउंड रॉबिन.
मुझे बताइए ये बात भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? और लास्ट में लिखा है बैच प्रोसेस, यानी कि जिनका जल्दी जल्दी डे टू डे ऑपरेशन से कोई खास लेना देना ना हो, तो इनके लिए बेस्ट आइडिया क्या होगा? FCFS। वेरी गुड। अगर बैच प्रोसेस है तो अपन FCFS से भी चला सकते हैं। एक और बात ऑब्जर्व करनी है। अब फिलहाल अगर सबसे सिंपल आइडिया लेके चले मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग के हिसाब से, तब आपके पास एक रेडी क्यू है या मल्टीपल रेडी क्यू है? अब आपको ये जो भी आपने किया इसको बोलते हैं इंट्रा क्यू शेड्यूलिंग, यानी कि किसी क्यू के अंदर कौन सा एल्गोरिथम आप यूज करेंगे। अब आपको एक बात और सोचनी पड़ेगी, इंटर क्यू शेड्यूलिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि डिफरेंट क्यूज के बीच में क्या शेड्यूलिंग होगा। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सबसे कॉमन आइडिया अगेन राउंड रॉबिन विल परफॉर्म द बेस्ट। तो ये क्या बोलेगा, क्योंकि काम किसी का रुकना नहीं चाहिए ना, वरना एक प्रोसेस स्टारवेशन में आ जाएगी। तो अपन इसमें इधर क्या कर सकते हैं, सोचिए। हम बोलेंगे एक प्रोसेस जो है वो पहले हम सिस्टम प्रोसेस वाला थोड़ा टाइम देंगे, उसके बाद इंटरेक्टिव रन करेंगे, उसके बाद बैच प्रोसेसिंग रन करेंगे। मुझे बताइए ऐसा हो सकता है? हेलो अनीश। मैं ये बोल रहा हूं अगर आपके पास 4 रेडी क्यू हैं, प्रोसेसर कितना है सोचिए। भाई प्रोसेसर तो एक ही है, क्यू भले ही आपने 4 बना ली हो, तब प्रोसेसर क्योंकि एक है तो आपको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें आपस में कैसे मैनेजमेंट होगा। यस और नो? यस। तब इन तीनों को आपस में कैसे मैनेज करना है उसको हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। वो ऑब्जर्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। क्या कि लोग क्या करते हैं, राउंड रॉबिन चूज कर लेते हैं कि कुछ समय हम सिस्टम प्रोसेस को देंगे, कुछ इंटरेक्टिव को, कुछ बैच को। एक और बात, अगर राउंड रॉबिन का भी मिक्स वर्जन यूज करना है, या कि राउंड रॉबिन भी प्रायोरिटी भी देखो ऐसा भी हो सकता है कि राउंड रॉबिन मैं यहां पर लगाऊंगा, बट राउंड रॉबिन दूंगा 8 यूनिट्स, इधर मिलेगा 4 यूनिट्स, इधर मिलेगा 2 यूनिट्स। अब बताइए कैसा आइडिया है? उसके अंदर भी मैनेजमेंट कर ली, क्योंकि अब ये 50% से ज्यादा टाइम पहले सिस्टम प्रोसेस को देगा। यस। देखिए वो स्टेज अभी नहीं आई है, अभी जुलाई है अनिश, वो स्टेज अभी नहीं आई है, वो स्टेज है दिसंबर जनवरी की। यस ओके। तो मैं बोल रहा हूं कि 8 यूनिट्स का टाइम लगेगा राउंड रॉबिन में और 4 यूनिट्स का टाइम लगेगा इंटरेक्टिव में। तो यहाँ पर ये बात समझिए कि एग्जैक्टली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आइडिया यूज कर रहा है, क्या ये बात हमको पता है या ये बताई जा सकती है? ठीक है, तो मैं एक दो बात आपसे पूछ लेता हूं क्लैरिटी के साथ। पहला सवाल ये कि क्या हमको ये पता है कि किसी सिस्टम के अंदर कितना रेडी क्यू होता है एग्जैक्टली? ऐसा ना आपको लगे सर यहां तो अपन ने पढ़ लिया है। ओके, तो किसी सिस्टम के अंदर एग्जैक्टली कितना रेडी क्यू होगा ये बात अपने को नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सोचिएगा, कौन सी क्यू के अंदर कौन सा एल्गोरिथम होगा और कितने, और जो सारी क्यूज है उनके आपस में बीच में कौन सा एल्गोरिथम होगा, क्या ये भी एक सब्जेक्टिव मैटर है? जी हाँ। लेकिन ये अप्रोच आपको समझना है कि क्यों आपको ऐसा लग रहा था यार हर तरह का प्रोसेस यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स आइडियाज हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट अल्टीमेटली ये निकले कहाँ से, ये सारे कॉम्प्लेक्स आइडिया आए कहाँ से? जो छोटे छोटे बेसिक एल्गोरिथम आपने पढ़े हैं उन्हीं से मोरलेस ये सारे आइडियाज डिराइव हुए हैं। क्या ये बात समझ आती है? तो इसीलिए आपको जो कॉन्सेंट्रेट करा वो 4 फंडामेंटल आइडिया पे ही कराया और उन्हीं से घुमा घुमा के बाकी जितनी प्रोसेस है वो सब हमने बनाई है। समझ पा रहे हैं बात? यस यस यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और आइडिया ऑब्जर्व करिए, इसी के अंदर एक और मल्टीपल लेवल आइडिया हो सकता है, उसको बोलते हैं मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। ये जो आपने पढ़ा उसको बोलते हैं मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। अभी जो बताऊंगा वो है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। इसको ऐसा ऑब्जर्व करिए, यहाँ पर
एक बार अगर किसी क्यू में आपकी एंट्री हो गई तो मुझे बताएं, क्या कभी आपकी क्यू उसके बाद चेंज होगी कि नहीं होगी? कभी भी नहीं होगी, है ना। और ऑब्वियसली एक प्रोग्राम हमें लगाना होगा जो अपकमिंग प्रोसेस का नेचर पहले जज करे, और नेचर जज करने के बाद फिर डिसीजन ले कि इस प्रोसेस को सिस्टम प्रोसेस वाली कैटेगरी में रखना है, इंटरेक्टिव में रखना है, या बैच में रखना है। सही बात है क्या? यस यस यस, बहुत अच्छे। लेकिन 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 यहाँ पर क्या होगा, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग जो है, ये डायग्राम से मेरे ख्याल से और अच्छे से आप समझ जाएंगे। जो भी प्रोसेस आया है ना, वो सबसे पहले लेट मी, अच्छा एक और बात, ये भी सब सब्जेक्टिव है ना, कितने एग्जैक्ट लेवल होंगे, वो कैसे काम करेंगे, बट एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जो भी प्रोसेस आया उसको फर्स्ट लेवल ऑफ क्यू में काइंड ऑफ एंट्री मिलेगी जिसका टाइम क्वांटम है 8 यूनिट्स। ध्यान से समझिए इस बात को। जो भी प्रोसेस आया उसको फर्स्ट लेवल ऑफ क्यू में एंट्री मिलेगी जिसका जो ओवरऑल टाइम क्वांटम है वो कितना है सर? वो है 8 यूनिट्स। ध्यान से सोचिए, 8 यूनिट में अगर आपको रन होके एग्जीक्यूट हो जाना होगा तो आप यहीं से बाहर हो जाएंगे, एग्जिट मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन सोचिए, अगर आपका टाइम रिक्वायरमेंट 8 यूनिट से ज्यादा है तो क्या होगा? तब इस क्यू में दोबारा कभी एंट्री नहीं मिलेगी, तब आपको नीचे वाले क्यू में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑब्जर्व करिए, तो आपको नीचे वाले क्यू में शिफ्ट कर दिया जहां पे टाइम क्वांटम, गौर करो डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, मैंने गैल्विन से ही डायग्राम लिया है, जहां पे टाइम क्वांटम 80 है ये डबल कर दिया है, 16 कर दिया है। तब आप मुझे बताओ यार, आपको समझ आ रही है? अगर आपका रिक्वायरमेंट 24 यूनिट्स का भी है, 24 यूनिट्स का, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 8 ऊपर मिला, उसका 16 नीचे मिला, तो 8 + 16 24 यूनिट का भी एग्जीक्यूशन हैंडल कर लेंगे। यस, वेरी गुड। लेकिन अगेन सोचिए, अगर इसमें भी काम नहीं चला, इसमें भी काम नहीं चला, तो फिर आपको लास्ट लेवल ऑफ क्यू में भेज देंगे कि भाई ये तो ज्यादा ही टाइम लेने वाला लगता है, तो इसको अपन एफसीएफएस से रन करा देंगे। सोचिए, तो इसको फीडबैक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर क्या अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे प्रोसेस अपने स्टेट चेंज कर रही है, अपनी रेडी क्यू चेंज कर रही है। हाँ, अच्छा, इसको भी, इसमें एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं, बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं। एक आइडिया हो सकता है कि लोग इसमें एजिंग भी यूज कर लेते हैं, कि अगर एक लेवल तक आपका नंबर ना आए एफसीएफएस में तो दोबारा आपको ऊपर भेज देंगे, अगर यहां नंबर नहीं है तो यहां से प्रमोट करके फिर भेज देंगे, जो एजिंग वाला कंसेप्ट है। यस, और अगेन, डू यू ऑल्सो नीड एन एल्गोरिथम बिटवीन द क्यूज? जी हाँ। तो मान लीजिए लाइक ऑफ राउंड रॉबिन और समथिंग, एक एल्गोरिथम हमें चाहिए बिटवीन द क्यूज। तो जब ये सारी बात हम ऑब्जर्व करते हैं तब हर चीज हमें सही तरीके से होती हुई नजर आ रही होती है। बताइए, ये पूरा पॉइंट ऑब्जर्व करिए, समझिए। और वैसे तो ये इसी तरह के आइडियाज हैं, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करूं। हमने पहले बात की थी कहां पे? प्रायोरिटी के अंदर, कि अगर बहुत समय तक किसी का नंबर नहीं आए तो हम क्या करते हैं, उसका प्रायोरिटी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक उसी तरह यहां पर भी अगर बहुत समय तक एक लेवल पे नंबर नहीं आया तो अपन उसका लेवल प्रमोट कर देंगे। ऐसा, ये सब मैं आइडिया डिस्कस कर रहा हूं। ऑब्वियसली इनका एग्जैक्ट लेवल, एग्जैक्ट काउंट डिफरेंट हो सकता है। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है वो भी खान नेट वगैरह में, ये देखिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। वेरी गुड। मेरा इंस्टा आईडी है संचित सॉकेट, संचित सॉकेट।
जी हाँ, उस पे जाइए, उस पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। ओके, क्या क्या आंसर मिले हैं? 12% लोगों ने आंसर किया है ए, 14 ने किया है बी, 68 ने किया है सी और 7 ने किया है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? मुझे पता नहीं कितनों ने देखा होगा। ट्रू पूछा है सर कि नॉट ट्रू पूछा है? नॉट ट्रू पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मल्टी लेवल फीडबैक क्यू प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम? तो आप मुझे बताएं, मल्टी लेवल की बात कर रहा है और बोल रहा है प्रोसेसेस आर परमानेंटली असाइन टू अ क्यू। तो 110% ये बात सही है कि गलत है, बताइए। 110% ये बात फॉल्स है, बिकॉज अभी हमने समझा वो ऊपर से नीचे भी माइग्रेट कर सकता है, नीचे से ऊपर भी माइग्रेट कर सकता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बाकी ऑब्जर्व करो, क्यूज में हैव डिफरेंट प्रायोरिटी। ट्रू, हमें नहीं पता, आप चाहो तो यूज करो और उनकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली अलग अलग कर सकते हो। फिर देखो, ईच क्यू में हैव डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। यस, दैट इज आल्सो ट्रू, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। और वो कौन सा एल्गोरिथम होगा ये भी प्री डिसाइडेड नहीं है। दिस एल्गोरिथम कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू मैच स्पेसिफिक सिस्टम डिजाइन। अब ये सबसे ट्रू स्टेटमेंट है जो हमें ऑब्जर्व करना था, कि जो भी रिक्वायरमेंट होगी क्या उसी के हिसाब से हम काइंड ऑफ इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। यस और नो? यस, यस, ठीक है। तो मुझे बताएं, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स पहले हम ऑब्जर्व कर रहे थे, क्वेश्चन में भी लगभग लगभग वही सारे आइडियाज मॉडिफाई करके पूछता है। सही बात है, ठीक है, आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन देखिए जरा, बताइए। मैचिंग है, बहुत दिनों के बाद मैचिंग आया है, इसको ऑब्जर्व करिए। मैचिंग की पूरी कहानी है कि सब कुछ आपको पता हो ये जरूरी नहीं है, एक दो मैच से ही काम हो जाता है। जून 2014 में सीपीयू शेड्यूलिंग से सर ये मैचिंग पूछा गया था। जी हाँ, वैलिड रहेगा। अभी तो 3 इयर्स के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे कोई आपका ऐसा नहीं कि अब आपके पास दोनों स्कोर कार्ड होंगे, आप दोनों में से किसी भी स्कोर कार्ड पे एडमिशन ले सकते हैं। तो 2000 वाली वैलिड रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रिस्क भी लेते हैं तो पुराना रैंक तो है ही आपके पास। जी हाँ भाई, सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं करूंगा इस तरह के और सेशंस भी। यहाँ पर 4% लोगों ने आंसर किया है ए, बी किया है 13% ने, सी किया है 4% ने और डी किया 80% ने।
लेट मी गो वन बाय वन, वैल्यू के हिसाब से ऑब्जर्व करता हूँ, फिर मुझे बताइएगा। सबसे आसान कौन सा है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एंड टाइम स्लाइस। वेरी वेरी सिंपल आइडिया। अगर आपको याद हो शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट के अंदर जो हमने बात की थी कि किस तरह से आप वैल्यू को ऑब्जर्व करके वहां पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, वो ऑप्शन भी मैच हो सकता है। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग, yes you need a criteria, you can move between the queues, and FCFS is batch processing, यानी कि जो प्रोसेस है जिनको इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, एक प्रोसेस उठाना है, रन करते जाना है। सॉरी मैंने गड़बड़ मैच कर दिया क्या? ठीक किया है, ठीक है सर। तो मुझे बताएं पूरा आइडिया वैल्यू के साथ, चीजों के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि एक ये क्वेश्चन मैंने बाद में क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेटमेंट के अंदर ए वर्ड यूज कर लिया ऑप्शन ए, इसलिए मैंने इसे बाद में रखा। सर एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग क्या है? वैसे तो कुछ खास बात नहीं है, बट आपको याद है हमने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट के अंदर बात की थी, टी एन और टाउ एन दो वैल्यू हैं, टाउ एन प्लस वन इज अल्फा इंटू टी एन प्लस वन माइनस अल्फा, यस द सेम थिंग। उसी को एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग या एक्सपोनेंशियल एवरेजिंग कह सकते हैं जी। ये देखिए दिसंबर 2008, सब इस तरह के बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। An example of non-primitive scheduling algorithm। अब आपको देखो खुद ही फील आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी क्वालिटी कैसी है। हाँ भाई, तो अगर हम बात करें, हम जानते हैं दैट राउंड रॉबिन इज प्रिमिटिव, वो तो 100% प्रिमिटिव है, उसके पास तो नॉन प्रिमिटिव होने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर प्रायोरिटी की बात करें तो उसके भी दोनों वेरिएशन अवेलेबल है, यस। टू लेवल शेड्यूलिंग की बात करें तो भी प्रिमिटिव होगा, वरना एक लेवल में एक क्यू का कभी नंबर ही नहीं आएगा, दोनों क्यू में कैसे ना कैसे उसको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर जैसे लिखा शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, तो हम जानते हैं अगर SRTF लिखता शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट तो फिर हम प्रिमिटिव मानते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लिखा है तो इसका मतलब हम नॉन प्रिमिटिव मानेंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बताइए जरा एक बार, रिलेट कर पा रहे हैं क्या? व्हाट इज टू लेवल शेड्यूलिंग? अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। अभी अपन ने जो पढ़ लिया, अपन ने जो देखा एग्जाम्पल में, इसको अपन 3 लेवल बोल सकते हैं, इजंट इट? तो इसी तरह 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, लाइक दिस। ये जरा ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन, ये देखिए सेम ही क्वेश्चन रिपीटेड पूछा है या इसके अंदर कोई नई बात है? इसका आंसर क्या होगा? Which of the following scheduling algorithm is non-primitive? Again same kind of question. इसमें से कौन है जो नॉन प्रिमिटिव है? तो अगेन इसकी पूरी बात सुनिए, सोचिए, समझिए और फिर मुझे बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए। ओके, तो 92% लोगों ने आंसर किया है बी। यहाँ देखिए मजे की बात, कुछ लोगों का हमारी क्लास में मानना है कि राउंड रॉबिन इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम। हे भगवान सर, अगर यहां तक पहुंचने के बाद आप ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? राउंड रॉबिन को अगर नॉन प्रिमिटिव बना देंगे तो बाकी सब तो शर्म से डूब ही मरेंगे, कहते भाई सब हम क्या करें, हमारा तो काम हो गया बस।
ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अच्छा, एक ये देखिए, थोड़ा पजल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। वैसे तो ये कायदे से क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, बट चलिए मैं देखना चाहता हूं कि एक नई पजल को आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इट इज अ पजल काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसको जरा ऑब्जर्व करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, मुझे बताइए रिजल्ट क्या होगा। टेक योर टाइम, टाइम की कोई टेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, अभी विजिबल है क्या? ओके ओके, क्या आंसर होगा बताओ भाई। ए होगा। चलिए, लेट मी गो वन बाय वन, उसके बाद जो आइडिया होगा बताइएगा। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 14% एंड ऑप्शन डी 54%। देखिए क्या बोल रहा है। An operating system crashes on an average once in 30 days. That is a mean time between failure is 30 days. यानी कि हर 30 days के बाद, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होगा, और क्रैश होने के बाद ऑब्वियसली कुछ टाइम तक काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। When it happens, it take 10 minutes to recover. 10 मिनट लगता है सर उसको रिकवर करने में हर 30 दिन में। Yes, that is mean time to failure is 10 minutes. The availability of OS कितने परसेंट अवेलेबल हो गया? तब आप मुझे बताएं। 30 डेज क्लियर कट इसने बोला है, तो 30 डेज में कितने आवर हुए? 30 इंटू 24। हर आवर में कितनी मिनट हुई? 24 इंटू 60। तो कैन आई से दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मिनट्स। इसमें से आपसे पूछा कितने टाइम अवेलेबल रहा, है ना, तो कैन आई से टोटल मिनट्स से आप माइनस कर लो 10 मिनट्स, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो 100 से। सो टोटल -10 फॉर दैट टाइम इट वाज अवेलेबल। अच्छा, जैसे हैप्पी बता रहा सर, वैल्यू आएगा 43,190 डिवाइड बाय 43,200 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आप करेंगे तो जैसा आप बता रहे हैं इट विल कम समथिंग अराउंड 99.97। नीचे प्लस भी कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। नीचे प्लस नहीं कर सकते सर, रेशियो भी चेंज हो जाएगी। भाई जो टोटल टाइम है उसी के रेशियो में निकालेंगे ना, तो टोटल टाइम तो इतना ही है, इसमें +10 कैसे करेंगे? हालांकि इस कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता शायद कोई खास फर्क पड़ेगा, बट करना ऐसे ही चाहिए। ये आइडिया ऑब्जर्व कर पा रहे क्या मुझे बताइए।
नाउ लेट मी गो वन बाय वन, और अब मैं एक मिनट रुकिए, मैं नई पीपीटी ऐड कर लेता हूँ। ओके, जो नया आइडिया भी आपसे मुझे आपसे डिस्कस करना है, दैट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। पर आप ये डायग्राम देखेंगे और मुझसे पूछेंगे इस डायग्राम का प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से क्या लेना देना है। सही बात है, आई थिंक वो तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। 2021 वाले तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हमने क्या? अच्छा ठीक है, करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप ऑब्जर्व करिए। मैंने शायद फिर इसका मतलब स्पेशल क्लास में सॉल्व किए होंगे, कोई बात नहीं। तीन प्रोसेस है, तीनों प्रोसेस का अराइवल टाइम है 0। चलिए अपन अब अगले हिसाब से कोई वैल्यू मान लेते हैं। सो P1, P2, P3, देयर आर 3 प्रोसेसेस, और सबका अराइवल टाइम मैं मार्क कर देता हूँ। सबका अराइवल टाइम है 0, एंड देन बस टाइम, the burst time of the processes are 16, 20 and 10 milliseconds। बताइए, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? Now, if the scheduler has a prior knowledge of the CPU bus, the minimum achievable waiting time this। अब आप मुझे बताइए, एक्सक्यूज मी, भले ये प्रिमिटिव बोले या नॉन प्रिमिटिव बोले, अगर सबका अराइवल टाइम 0 है तो क्या प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव सेम होगा कि डिफरेंट होगा सर? अगर सबका अराइवल टाइम सेम है तो फिर सेम होगा। तो आप मुझे बताएं इन सब में सबसे छोटा प्रोसेस कौन है? P3 है, तो 0 से 10 तक ऑब्वियसली P3 चलेगा। यस, उसके बाद अगला नंबर यहां पर आएगा P1 का, और 26 तक P1 चलेगा, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा P2 का, 26 + 20 46 तक चलेगा। क्या ये बात ऑब्जर्व की जा सकती है? मुझे बताइए। ओके, आपसे पूछ रहा है वेटिंग टाइम क्या होगा, डायरेक्ट भी देख सकते हैं। P3 ने तो कोई वेट किया नहीं, उसका वेटिंग टाइम है 0। P1 ने वेट किया 10 यूनिट, क्योंकि आप तो सभी 0 पे गए थे, लेकिन उसे प्रोसेसर मिला 10 पे, और P2 ने वेट किया 26 यूनिट्स। आप एवरेज निकालेंगे 10 + 26 + 0 डिवाइड बाय 3, सो 36/3 आंसर आ जाएगा 12। बताइए सर, सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताइए। ओके ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अब इसमें मैं देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो करेक्ट हो सकते हैं, तो एक बार आप अपने हिसाब से सॉल्व करिए। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से एक बार ऑब्जर्व करिए और फिर मुझे बताइए आप क्या आंसर करेंगे। BCD, ठीक है। लेट मी गो वन बाय वन। द गोल is only maximize CPU utilization and maximize throughput। ये बात सच है क्या?
कह रहा सीपीयू शेड्यूलिंग का सिर्फ एक ही गोल हो सकता है, वो है थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करना। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ये भी मजे की बात है, आई एम सॉरी, ये तो इसको भी मिनिमाइज लिख दिया। अबे यार, कौन ऐसा प्रोसेस होगा जो मिनिमाइजेशन की बात करेगा? ऑब्वियसली द स्टेटमेंट इज फॉल्स। मुझे पता है, क्या ये बात समझ आती है क्या? ओके, टर्न अराउंड टाइम्स इंक्लूड वेटिंग टाइम, ये बात सच है। यस, याद करिए, टर्न अराउंड टाइम की दो डेफिनेशन आपने पढ़ी है, या तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये एक आइडिया है। यस, या फिर वेरी गुड, वेटिंग टाइम प्लस बस टाइम, दिस इज ऑल्सो अनदर आइडिया। नहीं, टायर्ड नहीं होता ही है ना। टुडे आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास स्टार्टिंग में, तो मैं कुछ और कर रहा था। खैर, तो ये वाला भी ट्रू है। थर्ड बताइए, राउंड रॉबिन कैन बी यूज्ड इवन व्हेन द सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड बाय वन प्रोसेस इज नॉट नॉन अप्रायरी। कह रहा राउंड रॉबिन को तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब टाइम पहले से ना पता हो। बताओ ये बात सच है कि गलत है? ये बात सच है सर। टोटल टाइम की जरूरत ही नहीं है, हम रन करते रहेंगे। अगर बस टाइम के अंदर काम हो गया जो हमारा टोटल टाइम स्लॉट है, तो वेरी गुड। नहीं हुआ तो फिर दोबारा से आगे लेके चलेंगे। सही बात है। डी देखिए, इम्प्लीमेंटिंग प्रिमिटिव शेड्यूलिंग नीड्स हार्डवेयर सपोर्ट। कह रहा अगर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग चाहिए तो हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए। अब ये स्टेटमेंट भी टेक्निकली सही है, हालांकि थोड़ा आगे जाके शायद इस पॉइंट को हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। बट यस, इसके लिए हमें हार्डवेयर सपोर्ट चाहिए होता है, बिकॉज इंटरप्ट करना है, उसको हैंडल करना है। विदाउट दैट अपन ये नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पर अगर ये मल्टीपल सेलेक्ट था तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? बी सी डी। अब देखिए, प्रॉब्लम यही होती है, शायद ही कोई ऐसा हो जिसको इसमें कुछ ना कुछ ना समझ आया हो, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम है। ये चार ऑप्शन है सर, और चारों में से चारों भी सही हो सकते हैं, चारों गलत हो सकता है। 2⁴ यानी कि 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 16 में से एक ऑप्शन चूज करना, ये ऑब्वियसली एक मुश्किल बात है, इजंट इट? तो इस बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग जिनके कंसेप्ट ठीक ठाक है। अब ऐसा नहीं, जिसके कंसेप्ट बिल्कुल परफेक्ट है वो तो करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता यह है कि कभी कभी एकदम सारी बात नहीं पता होती, फिर भी 10 में से 4 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन देखेंगे, सही गलत एलिमिनेशन करके मैनेज करके आंसर पे पहुंच जाएंगे। बट इस तरह के क्वेश्चन में फिर आपके पास कोई ऑप्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा सर, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, और अकॉर्डिंगली आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो तैयारी करनी है। फिर अब जो नुकसान है, जो मुश्किल है, वो सबके लिए है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही को दिया गया सर, ये जो प्रॉब्लम है सबके साथ है। यस, ठीक है। अब जरा पैटर्न के हिसाब से, हाँ, अब मैं बात कर रहा था, जो अगला आइडिया हमें डिस्कस करना है, दैट इज प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर तो ये एज अ स्टैटिक इमेज नजर आएगा। देखिए, ध्यान से नजर आ रहा है क्या? ये मशीन्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आवाज इतनी है क्या इसमें? ओके, क्या हो गया भाई? सिंक्रोनाइजेशन, यस।
क्या समझे? कह रहे लॉल बटन नहीं दबाना था। तो जब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और आने वाले टाइम के अंदर इस तरह की चीजें और बढ़ेंगी या कम होंगी? आने वाले टाइम के अंदर इस तरह की चीजें टाइम के साथ और इंक्रीज होंगी। यस। तो अब आप समझिए, जैसे टेस्ला है ना, कार चल रही है अपने आप, खुद मैनेज कर रही है और आपको ड्राइविंग सीट पे बैठना भी नहीं है। तब सोचिए, आपके पास एक कार है ना, सुबह टाइम हुआ, खुद स्टार्ट हुई, चल के आपके घर के बाहर, अब गैराज से निकली, मेन गेट पे आ गई, हॉर्न बजा रही है बार बार कि चलो ऑफिस जाना है। एसी वैसी सब पहले से सेट है, मेमोरी उसके अंदर, उसको पता है आप सीट किस पोजीशन में रखते हैं। आप कार में बैठे, आप ऑफिस चले गए, ऑफिस के बाहर आपको उतारा, बाय बाय किया और आगे, म्यूजिक भी उसको पता है आपको क्या बजाना है। सही बात। आगे चली गई और आगे जाके खुद ही चार्जिंग स्टेशन के पास जाके कार खड़ी हो गई, है ना, तो गाड़ी चार्ज भी हो गई ऑटोमेटिकली। उसके बाद बाहर निकली, सोची बोर हो रही हूँ क्या करूं, चलो कुछ टाइम टैक्सी बन जाती हूँ। तो टैक्सी बन के पूरा दिन घूम रही है, शाम तक उल्टा पैसे कमा लिए। जैसे ही आपके ऑफिस पूरे होने का वक्त हुआ, अगली सवारी नहीं ली, फिर वापस आके खड़ी हो गई, आपको लिया, घर पे उतारा, उसके बाद फिर से थोड़ी इंस्ट्रक्शन आपसे पूछेगी, चार्जिंग लेगी, उसका फिर टैक्सी बन के बाहर निकल जाएगी। और ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो बात बोल रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल है या प्रैक्टिकल है? ये आज से 200 साल बाद होने वाला, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है सर, है ना। मतलब आप बाहर कंट्रीज में जाएंगे ना, यूएस में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत महंगा है, इजंट इट? अगर आपको आदमी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, बहुत महंगा है। तो इस वजह से जो कैब्स है ना, जो कैब सर्विस है, क्या वो बहुत महंगी है? जी हाँ। आम आदमी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, उससे अच्छे लेवल का भी, मतलब आप मान के चलिए 50-100 यूरो की कैब हो या डॉलर की कैब हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। और इंडियंस तो तुरंत पैसे रुपए में हिसाब लगा लेते हैं। 5,000 रुपए की टैक्सी 4 किलोमीटर के लिए नहीं, अपन पैदल ही चले जाएंगे, लाइक दिस। लेकिन मैं इनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था टेस्ला की, कि नॉर्मली अब इनके पास सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है? मशीन सस्ती, हर आदमी रखना नहीं है, इजंट इट? सोचिए, वैसे भी इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है, तो रिलेटिवली, मेरे को शहर याद नहीं कहाँ पे इन्होंने रन किया, बट जहां पे एवरेज कैब की कॉस्ट आ रही थी 45 से $50, इन्होंने शायद वो $2 या $2.5 में कंप्लीट कर दिया। सोचिए, $2 के अंदर। और चला रहे मस्त तरीके से। मैं शहर के बारे में श्योर नहीं हूँ, बट मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है, मुझे याद है। तो अब आप समझिए, इंडिया के अंदर, अच्छा अब खैर वो तो खैर अलग जगह चले जाएंगे, बट प्रोसेस मशीन्स को अगर हम सही तरीके से कोऑर्डिनेट करें, एक और बात, एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे या कम होंगे? भाई ढूंढना पड़ेगा, लिंक अभी मेरे पास थोड़ी होगा। एक्सीडेंट्स बहुत कम होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने आदमी मरे, उतने आदमी, अभी वेराटासियम ने एक नई वीडियो अपलोड की है, देखिए आपने? यस। तो उसने, क्या कंपनी का नाम था, वाईफी या कुछ और था, एक यूट्यूब चैनल है वेराटासियम, ये जैसे भी प्रोनाउंस करेंगे, उसने देखना, उसने भी 1-2 दिन पहले ही एक लास्ट टू लास्ट वीडियो अपलोड की है। यूएस की एक कंपनी है, टेस्ला नहीं है, एक दूसरी कंपनी है, जो अगेन पूरा ह्यूमनलेस ड्राइविंग चल कर रही है। तो वो नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग है। बट खैर, मेरा आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है, अगर अच्छे से मैनेज किया जाए तो मशीन्स को, प्रोसेसेस को आपस में कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। जी हाँ। अब why you should want driverless car टाइटल है। ओके ओके ग्रेट।
तो ऐसा आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। हाँ, तो बोल रहा था कि मशीन्स को बनाना किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका आइडिया, मैकेनिकल इंजीनियर्स का है, यस। लेकिन इनको आपस में कोऑर्डिनेट कराना किसका काम है, मुझे बताइए। अब आप देख रहे थे जब ये फुल स्पीड पे चल रहे थे तो जितने भी आर्म्स है सब बहुत जल्दी जल्दी प्रेस हो आगे पीछे आ रहे हैं। अगर हल्का सा भी डिफरेंस हो जाए किसी को आगे पीछे करने के अंदर, तो क्या जो आर्टिकल आप बना रहे हैं वो आर्टिकल बन पाएगा? नहीं। हो सकता है ये जो आर्म्स एक दूसरे से टकरा जाए। ये आप देख रहे हैं वर्कशॉप के अंदर बड़े बड़े रोबोट्स हैं, है ना, जो आपस में कोऑर्डिनेट होके काम कर रहे हैं, बट क्या उनकी कभी आपस में कॉलिजन होता है? नहीं। ह्यूमंस के साथ ये भी प्रॉब्लम है सर। आप 10 लोग काम करोगे, 4 लोग तो ऐसे होते हैं जिनका ऑप्शन ही होता है, मिशन होता है कि आज मैं कितने लोगों से टकराऊंगा, आज मैं कितनी बार गिरूंगा। यस। तो वो सारी चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं हो रही होती, लेकिन इसको करने के लिए फिर अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब एक बात समझिए, देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस, ये हम समझते हैं, यस। और ये सारे के सारे प्रोसेस आपस में फाइट कर रहे होते हैं, आपस में एफर्ट कर रहे होते हैं कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स के लिए। रिसोर्सेज ऑब्वियसली कम होंगे। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग जो आपने की, सीपी शेड्यूलिंग जो आपने की, एक अलग आइडिया था, बट क्या बहुत अच्छे से इन प्रोसेस को आपस में कोऑर्डिनेट भी कराना होगा? जी हाँ। अगर इनका कोऑर्डिनेशन आपस में ठीक नहीं हुआ तो रिजल्ट बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो यहाँ पर काफी फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी भी है, जब उस पर आपको क्लैरिटी होगी, पूरी बात समझ आएगी, तो धीरे धीरे एक एक पॉइंट आप ऑब्जर्व कर पाओगे। कैसे करोगे? मैं वैल्यू बाय वैल्यू, आइडिया बाय आइडिया आपको समझाता हूँ, फिर जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा, है ना। यहाँ पे उल्टा करूंगा, डायरेक्टली क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। सर लुक एट दिस क्वेश्चन, नाउ दैट इज अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन। इसको आप एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करिए और मुझे बताने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन को समझने में टाइम लगता है, बट एक बार ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, और ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई, तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे रास्ते आगे तक के सॉल्व हमारे हो जाएंगे। ओके चलिए एक एक करके वैल्यू बाय वैल्यू एक बार ऑब्जर्व करते हैं, फिर जो डाउट, जो कंफ्यूजन होगा मुझे बताइएगा। पहले मुझे बताएं, हाउ मेनी प्रोसेसेस वी हैव? वी हैव 2 प्रोसेस P1 एंड P2। अच्छा, जैसा इसने बोला दैट दीज 2 प्रोसेस आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। अब इसका क्या मतलब है? देखिए ये तो हमें पता है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अ यूनि प्रोसेसिंग मशीन। क्या एग्जैक्टली एक बार में एक ही टाइम पे 2 मशीन, 2 प्रोसेस रन हो सकती है? नहीं। तो तुम्हें पता है एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन रन होती है। तो फिर ये बोलने का क्या मतलब हुआ दैट दे आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली? व्हाट डज दैट मीन?
इस बात का क्या मतलब हुआ दैट दे आर एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली? बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, बट एक को कंप्लीट करना दूसरे को स्टार्ट करना ये मैंडेटरी नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ, बहुत स्पीड से कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। अच्छा, एक बात मैं और आपसे पूछ सकता हूँ, एक बात और कर सकता हूँ, इनकी नंबरिंग कर लेता हूँ इंस्ट्रक्शन की ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। लेट मी से दिस इज इंस्ट्रक्शन नंबर I11, दिस इज इंस्ट्रक्शन I12, दिस इज I21, दैट इज I22। आप मुझे एक बात और बताइए, I11 और I12 में क्या मैं इनका प्रिमिटिव नेचर चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं पहले I12 को फिर I11 को रन कर सकता हूँ? ये तो नहीं कर सकता ना। वेरी गुड। लेकिन P1 और P2 में आपस में कॉन्टेक्स्ट स्विच जरूर कर सकता हूँ, सही बात है। तो मुझे पता नहीं DBMS में पढ़ते हैं ना जो आइडिया है, शेड्यूल्स पढ़ते हैं, सीरियल नॉन सीरियल, उसमें क्या आइडियाज है। तो मैं फिलहाल सिर्फ आपसे ऐसा पूछता हूँ कि 6 अलग अलग केस पॉसिबल हो सकते हैं। देखिए पहले से तैयारी करके लाया हूँ, 6 डिफरेंट केस पॉसिबल हो सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ आती है? हाँ, और मैंने टेबुलेट किया हुआ है। देखिए क्या क्या कहानी, क्या लिखा हुआ है, यहाँ गौर करिए। एक तरीका होगा पहले पूरा P1 कर लिया फिर पूरा P2 कर लिया, P1 देन P2। यहां पर तरीका देखिए, आई थिंक पहले P2 है फिर P1 है, P2 एंड देन P1। यहां पे गौर करिए, एक इंस्ट्रक्शन P1 की फिर P2 की फिर P2 की फिर P1 की। तो P1 से स्टार्ट किया फिर P2 पे चले गए फिर P1 पे वापस आ गए। यहाँ उल्टा किया होगा, P2 से स्टार्ट किया फिर P1 पे एग्जीक्यूट किया फिर P2 पे आ गए। यहाँ पे प्रॉपर अल्टरनेशन, एक P1 का पहला P2 का पहला फिर P1 का दूसरा P2 का दूसरा। यहाँ P2 से स्टार्ट किया तो P2 का पहला फिर P1 का पहला फिर P2 का दूसरा फिर P1 का दूसरा। लाइक दिस, इस तरह से 6 अलग अलग केसेस जनरेट किए जा सकते हैं। हाँ या ना? अब क्वेश्चन जो था वो सबके बारे में नहीं था, क्वेश्चन एक खास वेरिएबल बी के बारे में था और ये बताया गया कि बी की इनिशियल वैल्यू क्या है, 2 है। अब सवाल हुआ अगर बी की इनिशियल वैल्यू 2 है और अगर हम अलग अलग केसेस में एग्जीक्यूट करें तो क्या हर केस में बी का सेम वैल्यू आएगा या अलग अलग आ सकता है? you'll get the same और sometime it may be different हो सकता है। कैसे हो सकता है ये देखिए, मैंने पहले से वैल्यू लिख के कैलकुलेशन करने की कोशिश भी की। एग्जांपल से समझिए, अगर मैं पहले I11 करता हूं तो B का वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ देखिए C का वैल्यू हो गया 1। उसके बाद I12 तो 2 इंटू C का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। तो B का वैल्यू देखिए हो गया 2। यस। उसके बाद I21 तो अभी B का वैल्यू 2 है, नाउ 2 इंटू B कितना हो गया? हो गया 4। तो D का वैल्यू हो गया 4। और लास्ट में D माइनस 1 तो D का वैल्यू है 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, इधर हो गया 3। तो केस नंबर 1 के हिसाब से फाइनल वैल्यू आ रहा है 3। यस। अपार्ट फ्रॉम दैट इधर 4 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3, फिर इधर भी 3, फिर इधर भी 2। तो सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आप देखेंगे, जो फाइनल रिजल्ट देखेंगे, बी के अलग अलग कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिले, 2 भी मिला, 3 भी मिला, 4 भी मिला। क्या ये पॉइंट ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस, ठीक है। तो फिर मुझे एक बात बताइए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताइए। इस सिनेरियो को अपन बोलते हैं रेस का। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन तो इतना ही था, इसके बारे में नहीं था। बट ये क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिकल आइडिया में समझाता है, वो क्या है वो मैं समझाता हूँ। इस सिनेरियो को अपन बोलते हैं रेस कंडीशन। मुझे बताओ क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज रेस कंडीशन। अब रेस कंडीशन क्या होती है पहले ये समझिए, हालांकि कोई फेवरेबल आइडिया नहीं है। अ कंडीशन इन विच आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस। If we change the order of execution of different process with respect to each other, output may change। ये बात सही है क्या?
ऑब्वियसली मैं किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता, बट एक प्रोसेस के रेस्पेक्ट में क्या दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ऑर्डर चेंज कर सकता हूं? यस, कॉन्टेक्स्ट स्विच करके, जो काइंड ऑफ काम हमने यहां पर इस क्वेश्चन में करने की कोशिश की। और उस केस में अगर आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है गौर करिएगा, उस केस में अगर आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं रेस कंडीशन। मुझे बताओ ये बात समझ आती है क्या? उस केस में अगर रिजल्ट चेंज हो रहा है, नाउ दैट चेंज इज कॉल्ड एज रेस कंडीशन। यस, अच्छा देखिए क्या लिखता है, दैट इज व्हाई वी नीड सम काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म टू अवॉइड। अच्छा, इससे ऑब्वियसली अगर अलग अलग केस में अलग अलग रिजल्ट आ रहा है तो क्या लॉन्ग रन में चीजों के गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? मुझे बताइए। ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएंगे, है ना? तो आपको इस हिसाब से मैनेज करना होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम हो या ना हो। यस यस, वेरी गुड। तो हमें इस हिसाब से चीजों को मैनेज करना होगा, यस, कि इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नाउ लेट मी गो वन बाय वन। एक और क्वेश्चन ट्राई करें रेस कंडीशन पे ही। देखिए, ये जो सिंक्रोनाइजेशन चैप्टर है, कुछ लोग इसको प्रोसेस मैनेजमेंट का, कुछ लोग पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे आसान चैप्टर कहते हैं कि सबसे कॉम्प्लेक्स। तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि सबसे मुश्किल है। आइडिया क्या है, क्योंकि ये एक तरह का पजल सॉल्विंग एनवायरनमेंट है। यहाँ पे कि आपको कोई फिक्स पैटर्न मिलेगा नहीं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, क्या हो सकता है, तब आपको धीरे धीरे बात समझ आनी स्टार्ट होगी, है ना? तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी क्वेश्चन में जान सिर्फ तब तक है जब तक वो सॉल्व नहीं हुआ है सर। तो जरा इस क्वेश्चन की जो जान है उसका फायदा उठाइए, इस बात को प्रोसेस करिए और मुझे बताइए रिजल्ट क्या होगा। जस्ट टाइम का अंदाजा लेने के लिए मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं। कुछ बात समझ आ रही है क्या? एट्टी, ओके। इस क्वेश्चन की एक खास बात आपको बताऊंगा। पहले तो जो पूछ रहा है उसको अपन अच्छे से समझ लें, ये एक मुश्किल टास्क है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद फिर कैसे आंसर तक पहुंचे ये समझना है।
ठीक है, मैं पहले एक बेसिक बात आपसे करता हूं, फिर हर पॉसिबिलिटी आपको समझाऊंगा। ये बोल रहा है consider 3 concurrent processes P1, P2 and P3 as shown below, which access the share variability that is initialized to 100। तो जो इनिशियल वैल्यू है क्या ये आपको बता रहा है? हाँ, D की जो इनिशियल वैल्यू है दैट इज 100, और साथ में इसने बस एक एक इंस्ट्रक्शन बताइए कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है। तो P1 जो है और भी बहुत सारे काम कर रहा होगा, बट P1 का जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे वो क्या है, D इज इक्वल्स टू D प्लस 20 कर रहा है। तो बेसिकली जो भी वैल्यू होगी उसमें ऐड करेगा 20। P2 क्या कर रहा है, P2 कर रहा है -50 और P3 कर रहा है +10। आप मुझे बताओ, अगर इसमें कोई गड़बड़ घोटाला ना हो और एक बार में एक एक प्रोसेस चले, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, है ना, तो इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? सही बात है कि मैं पहले P1 को रन करूं, P2 को या P3 को? नहीं भाई, अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप 20 ऐड कर रहे हो, 50 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फिर 10 ऐड कर रहे हो, रिजल्ट तो -20 का ही आ रहा है ना, isn't it? तो फाइनल चेंज हुआ वो हुआ -20, तो पहले से जो भी वैल्यू उसमें होगी उसमें -20 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो अगेन अगर पहले से वैल्यू होगी 100 तो रिजल्ट आएगा 80। क्या ये बात समझ आती है आपको? ओके ओके। अब ये वो सिनेरियो है जहां पर हमने कोई गड़बड़ घोटाला होने का चांस कंसीडर किया है कि नहीं किया है, मुझे बताइए। वेरी गुड, ये वो सिनेरियो है जहां पर हमने गड़बड़ होने का चांस कंसीडर नहीं किया है। अब आपको एक बात समझाता हूं। इस क्वेश्चन में इसने बोला है शायद कि D का मिनिमम वैल्यू और D का मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू को इसने बुलाया है Y और मिनिमम को बुलाया है X, और आपसे Y माइनस X का डिफरेंस पूछा है। यही बात है ना? हाँ, अब देखो मैं आपको पैटर्न बाय पैटर्न समझाता हूँ। यहां पर जो देखने में लग रहा है D इज इक्वल्स टू D प्लस 20, दरअसल पहले आपने वैल्यू को रीड किया होगा, उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, उसके बाद राइट किया होगा। ये बात समझ आती है क्या? जो चीज एक स्टेप में हमें नजर आ रही होती है वहां पर एक्चुअली देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व। अब ध्यान से देखिए, मैं पहला अटेम्प्ट, पहली कोशिश करूंगा, और बाद में आप पूछेंगे सर दोबारा बताओ, इसलिए गौर से सुनना भी। मैं पहली कोशिश करूंगा मिनिमम वैल्यू के लिए। एक बात सोचिए, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू की तरफ जाना है तो कौन लोग मेरे काम के नहीं है, मुझे बताइए। जो लोग ऐड कर रहे हैं या जो लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? जो लोग ऐड कर रहे हैं वो मेरे काम के नहीं है ना? तो गौर से देखिएगा, मैं P2 को रन करना स्टार्ट करता हूँ और पहले P2 से रीड कराता हूँ। P2 क्या रीड करेगा? इनिशियल वैल्यू तो 100 है, तो P2 100 रीड करेगा, और मान लीजिए रीड करने के तुरंत बाद मैंने कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेस चाहे जब प्रोसेस चाहे कॉन्टेक्स्ट स्विच कर सकता है। क्या ये बात समझ आती है आपको? हाँ, तो भाई कॉन्टेक्स्ट स्विच की तो बात है, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फेयर इनफ। अब अगर ऐसा है तो मुझे बताएं, P1 जब पूरा रन होगा तो क्या P1 भी 100 ही रीड करेगा? क्योंकि P2 ने कुछ किया तो है नहीं। हाँ, 100 रीड करने के बाद ये आपकी वैल्यू को पहुंचा देगा 120, हाँ या ना? क्योंकि ये तो +20 करता है। उसके बाद अगर P3 का नंबर लेंगे तो ये आपकी वैल्यू को 120 से पहुंचा देगा 130, हाँ या ना? ये बात भी ठीक है। लेकिन अब सोचिए, जब नंबर दोबारा P2 को मिलेगा सर, तो P2 130 कंसीडर करेगा या उसके पास पहले से वैल्यू है? यस यस यस, बिल्कुल वही लॉस्ट अपडेट वाली कहानी है। उसको फर्क नहीं पड़ता सर, वो रीड करके बैठा हुआ है। उसने तो 100 रीड कर लिया था, वो 100 -50 करेगा और वैल्यू आएगा 50, और वो जो फाइनल वैल्यू राइट करेगा वो हो जाएगा 50।
तो यहाँ पर जो डी मिनिमम जिसको ये एक्स बोल रहा है, आप मुझे बताएं, आपको समझ आ रहा है क्या कि डी मिनिमम की वैल्यू 80 नहीं होगी सर, 50 होगी। रिलेटेबल आइडिया है? जी हाँ, बेसिकली काइंड ऑफ चीटिंग हमने की है या हमने ये समझाया है। हम तो चाहते हैं चीटिंग ना हो, बट दिस सिस्टम डिजाइन करते हुए हम ये समझ रहे हैं कि अगर कोई चाहे तो चीटिंग हो सकती है, तो हमें अब इस तरह का सिस्टम बनाना है जिसमें चीटिंग की पॉसिबिलिटी ना हो। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अच्छा, सेम सिनेरियो, अब कॉमन सेंस लगाइए, मुझे बताइए अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करना हो डी मैक्स, तो क्या करूंगा? उस केस में आपको किसको काम करने नहीं देना, जो ऐड कर रहा है कि जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है? ऑब्वियसली जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है उसको काम नहीं करने देना। तो मैं क्या करता हूं, लेट मी स्टार्ट विद P1, और P1 जब रीड करेगा तो P1 को क्या वैल्यू मिलेगा मुझे बताओ? P1 को वैल्यू मिलेगा 100। वेरी गुड, P1 को वैल्यू मिलेगा 100। उसने रीड किया, और आप जानते हैं रीड करते ही मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। अब P2 को पूरा रन कराओ, P2 -50 करके वैल्यू को 100 -50 तक पहुंचा देगी, हाँ या ना? यस। लेकिन अब आप जानते हैं अपने को टेंशन नहीं है, क्योंकि भले ही ये वैल्यू बोलता रहे कि मैं पहुंचा रहा हूं उसको -50, फिर जब P1 कंटिन्यू करेगा तो P1 -50 में ऐड करेगा कि 100 में? सर वो 100 में ही ऐड करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो रीड करके बैठा है। तो 100 + 20 वैल्यू हमारा हो जाएगा 120, हाँ या ना? 100 + 20 वैल्यू हो जाएगा 120, और दूसरे केस में 120 + 10 वैल्यू पहुंच जाएगा 130 तक। तो यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 130। क्या ये पॉइंट भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? और आपसे पूछा था x और y का, y और x का डिफरेंस बताओ। सो 130 - 50 आपकी वैल्यू हो गई 8080। अब मुझे बताएं, क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? यस, वेरी गुड। रिलेटेबल है? ठीक है सर। तब आप मुझे एक बात बताएं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? 80। अब ये क्वेश्चन मजेदार क्यों है? पहली बात तो ये फिल इन द ब्लैंक था। दूसरी बात, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आया, हो सकता है वो ये करे, 100 है, 100 में से +20 करूंगा, -50 करूंगा, +10 करूंगा, और बाय चांस वैल्यू तब भी 80 ही आ रही है। ये बात नोट किया आपने? सेम किया। तो देखिए, कहता है ना, लक भी जो है, किस्मत भी जो है वो बहादुरों का साथ देती है। तो हो सकता है आपको कुछ भी नहीं समझ आए, बट फिर भी ये क्वेश्चन आप सही सॉल्व करके आ जाओ। इसका, इस बात की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको ना क्वेश्चन समझ आया ना सॉल्व करने का तरीका, लेकिन क्योंकि आपने वैल्यू निकाली तो बाय चांस वो वैल्यू दोबारा 80 आ गई, मैच हो गया। ये बात समझ आ रही है क्या? अच्छा, तो ये फिर एक आसान सा क्वेश्चन बता दो। अगेन ये वही क्वेश्चन है जिनको गलत करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप। कितना % चल रहा है भाई? ओके, 1% लोग बोल रहे हैं A, 95% बोल रहे हैं B,
2% लोग बोल रहे हैं सी एंड 1% लोग बोल रहे हैं डी। तो अगेन अगर इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व करें, फॉलो करें, तो वी अंडरस्टैंड दैट करेक्ट आंसर इज रेस कंडीशन। बाकी जिन लोगों ने बोला है द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, जो भी हमने ऑब्जर्व भी किया, किसी का कहना है साइकिल स्टीलिंग। ये वो लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से पढ़ लिया है, वहां तक ऑब्जर्व कर लिया कि फिर डाउट करने का, कंफ्यूज होने का कोई ऑप्शन बचता नहीं है। 2% लोगों का कहना है टाइम लॉक। अब ये टाइम लॉक क्या है? टाइम ट्रेवल है, मार्स पे जाना है, क्या करना है, आई डोंट नो। और बाकी डी को भी मिला है 1% वॉट विच सेज डेडलॉक। तो ये भी सर अलग कहानी है। तो अगर ऑब्वियसली करेक्ट आंसर है ए और करेक्ट आंसर है बी, तो अब यहां तक का डिस्कशन से मुझे बताएं सर रेस कंडीशन क्या है? क्या ये बात आपको समझ आ रही है? व्हाट इज रेस कंडीशन? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है सर। तो अभी वैल्यू बाय वैल्यू आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करता हूं जो आगे का जो प्रोसेस है वो हमें समझने में बहुत मदद करेगा। यहाँ पर हेडिंग देखिए मैं क्या लिखता हूँ, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोसेस। अगर मैं किसी भी प्रोसेस को एक स्टैंडर्ड मानूं, है ना, तो यहाँ पर एक तरह का लूप मैंने बनाने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता है हो क्या रहा है। आज माइक टेस्टिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं, अभी जब जरूरत पड़ेगी तो फिर आप लोग इतनी टेस्टिंग कर लेते हैं कि मैं ही थक जाता हूँ। यहाँ देखिए एक बात आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है जिसके साथ हमें कोऑर्डिनेट करना है वो है कि मल्टीपल प्रोसेस हैं। या मैं दोबारा भी जो एग्जांपल आपके सामने डिस्कस किया, मुझे बताइए ये जो डेटा वेरिएबल डेटा आइटम डी है ये प्राइवेट है कि शेयर्ड है? इतनी सी बात से पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। ये सर शेयर्ड वेरिएबल है। अगर ये सारे के सारे वेरिएबल प्राइवेट होते, मान लीजिए P1 A पे काम करता, P2 B पे काम करता, P3 C पे काम करता, तब किसी तरह की कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन होने का स्कोप था क्या? नहीं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो क्या आपको बात समझ आ रही है कि जब मैं बात करता हूं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, उस केस में अगर कोई प्रोसेस अपने प्राइवेट रिसोर्स पे काम कर रहा है देन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर कोई प्राइवेट रिसोर्स पे काम कर रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है। सर प्रॉब्लम कब है? जब आप शेयर्ड रिसोर्स पे काम कर रहे हैं। यस और नो? यस, है ना। तो इस आइडिया को देखिए, इस आइडिया को अगर मैं कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट करूं तो मुझे बताइए, मैं बोल रहा हूं कि जब हम शेयर्ड रिसोर्स पे काम करेंगे देन आई विल से कि हम क्रिटिकल सेक्शन में हैं। मुझे बताओ इस टाइम को, इस एरिया को क्रिटिकल सेक्शन बोलना क्या सही होगा? मैं क्या बोल रहा हूं? जब हम शेयर्ड एरिया में काम कर रहे हैं तो उस समय हम क्रिटिकल सेक्शन में हैं। क्या ऐसा बोलना सही होगा? हाँ। वो क्रिटिकल क्यों? बिकॉज जब आप प्राइवेट रिसोर्स को एक्सेस करते हो तब कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हमें है नहीं। रिस्क सिर्फ तब है सर जब हम शेयर्ड डेटा पे काम कर रहे हैं, इसीलिए वी वांट टू कॉल इट क्रिटिकल सेक्शन। ये बात समझ आती है सभी को? यस यस, है ना। इस बात को डायरेक्टली भी ऑब्जर्व किया, पूरे दिन में सुबह से उठ के रात को सोने तक क्या बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सेस करते हैं अपनी लाइफ में? हाँ, उसमें से कुछ रिसोर्स ऑब्वियसली पब्लिक होंगे, कुछ रिसोर्स प्राइवेट होंगे, है ना। मान लीजिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, रोड यूज कर रहे हैं, बस यूज कर रहे हैं, लाइक दिस। अच्छा, अब जो आपके प्राइवेट रिसोर्स है ना, अब मान लीजिए बॉटल है, मेरा मन है कि मैं अपनी बॉटल्स को फ्रिज में सीधा ना रख के उल्टा रखा करूंगा। आज से नया नियम है, I'll place them upside down। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी से मुझे लाइसेंस लेना है क्या? मुझे बताइए। नहीं, आपका जैसे मन है ऐसे करो। मम्मी या मैडम क्या करेंगी वो अलग बात है, बट अब रखना चाहे तो रख सकते हैं। लड़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए तो अच्छा। तो इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये जो वाटर बॉटल है ये भी एक तरह का शेयर्ड रिसोर्स है, वो अलग बात है
ये पूरी कंट्री में शेयर्ड नहीं, ये आपके घर में शेयर्ड है। यस और नो? यस, ठीक बात है, ठीक बात है। लेकिन अब अगर पब्लिक, मान लीजिए रोड है, ट्रेन है, क्या आप किसी भी ट्रेन में कभी भी जाके किसी भी सीट पे बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं क्या? ये तो शेयर्ड है। ये आपका मन है नहीं आज गर्मी बहुत है, लाइट नहीं आ रही, चलो आज रोड पे जाके सोते हैं, रोड पे गए, मस्त बीच में बेड लगाया और सो गए। हालांकि इंडिया में ऐसा किया भी जा सकता है, साथ में एक दो झंडा लगा लेना, आंदोलन वगैरह का, तो कोई कुछ करेगा भी नहीं, लोग साइड से निकल जाएंगे। बट स्टिल मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि क्रिटिकल सेक्शन की अगर बात करें तो सर ये वो सेक्शन है जहां पर लोग शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। क्या बात समझ आती है? अच्छा, यहां पर मैंने येलो कलर से लिखा है एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन। वो क्यों? इस समय के साथ आप सीखोगे। तो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री से पहले हमें कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी। मान लीजिए बैरिकेटिंग है, अगर किसी भी इंपॉर्टेंट वीवीआईपी इलाके में आप जाते हो तो एंट्री एग्जिट दोनों पे आपकी चेकिंग होगी, यस और नो? जी हाँ, जी हाँ। तो इसके लिए हम लगाते हैं एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन। रही स्टार्टिंग और एंडिंग की बात, इनिशियल सेक्शन और रिमाइंडर सेक्शन, ये क्या, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए? कुछ भी करें। इनिशियल सेक्शन मतलब जब कोई प्रोसेस अपने प्राइवेट रिसोर्सेज के साथ काम कर रहा है, या रिमाइंडर सेक्शन अगेन जब प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। हमारे लिए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो क्रिटिकल सेक्शन है, जहां पर हमें हर चीज का ध्यान रखना है। क्या बात समझ आती है आपको? अच्छा, तो अब एक बात समझिए, मल्टीपल प्रोसेस है, शेयर डेटा पे काम कर रही हैं, और अगर एक साथ शेयर डेटा पे काम करेंगे तो क्या गड़बड़ होगा या गड़बड़ होने के चांस होगा, ये बताइए। अगर एक साथ काम करेंगे तो गड़बड़ होने का चांस होगा, और हम ऑब्वियसली ऐसा चाहेंगे कि गड़बड़ होने का चांस भी ना हो, यस और नो? जैसे यहां पर हमने केस देखा, अगर एक प्रोसेस डी पे काम कर रहा है और अगर उस समय दूसरा प्रोसेस डी पे काम ना करे तो कोई प्रॉब्लम होता क्या? नहीं। प्रॉब्लम तब हुआ सर जब आधे काम में आपने बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच किया, फिर किसी और को रन करा दिया, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच किया, तो प्रॉब्लम हुआ। क्या ये बात समझ आ रही है? यस यस यस, ओके। तो अब ध्यान से एक बात को समझिए, मैं अभी आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज बता रहा हूं। इस बात का क्या मतलब है? हम इस चीज को यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम कोई सॉल्व करेगा, क्या कुछ एसेंशियल मैंडेटरी क्राइटेरियाज हैं जो हर किसी को फुलफिल करने पड़ेंगे? सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जी हाँ, देयर आर सम एसेंशियल मैंडेटरी क्राइटेरियाज जो हर प्रोसेस को फुलफिल करने पड़ेंगे, तब हम मानेंगे कि सॉल्यूशन वैलिड है। मुझे बताइए, बात समझ आ रही है क्या? देयर आर सम क्राइटेरियाज जो हर किसी को फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम ये बात मानेंगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है सर वो सॉल्यूशन वैलिड है। और कैसे मानेंगे, क्या करेंगे? देखिए एक एक करके बात समझते हैं, एक एक करके बात समझते हैं। तो जो पहला आइडिया है अब वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का, जिससे सिंपल कॉमन सेंस आइडिया कुछ हो नहीं सकता। ये क्राइटेरिया कहता है किसी भी टाइम पे एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में दो प्रोसेस को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, बस ये बताइए। पहले आज बस चाहे तो इसी पे बात कर लेंगे। वेरी गुड। एक बार में किसी भी इंस्टेंस पे दो प्रोसेस को हम अलाउ नहीं करेंगे सर। अब सोचिए ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा क्या? अगर मल्टीपल प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाएंगे तो डेटा इनकंसिस्टेंसी होगा, प्रॉब्लम होगा, या होने के चांस होंगे? मुझे बताइए बात। होगा कहना आप गलत कह रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जरूरी थोड़ी कि प्रॉब्लम हो। बताइए बात सोच पा रहे हैं क्या? हाँ, पॉसिबिलिटी है सर कि गड़बड़ हो जाए। पर आप सोचिए, अगर मैं ये कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं कि एक बार में मल्टीपल प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जा ही नहीं सकते, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपको इंश्योर करना है, तो उस केस में गलती होने का चांस भी है कि नहीं है? सोचिए। वेरी गुड, उस केस में तो सर चांस भी नहीं होगा। रिलेटेबल है पॉइंट? ठीक है।
दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो जो भी सॉल्यूशन हम लिखेंगे उस सॉल्यूशन में क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमेशा होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? हाँ। तो आप चाहे बाद में बात करेंगे, आप चाहे टू प्रोसेस सॉल्यूशन यूज करो, हार्डवेयर सॉल्यूशन यूज करो, सॉफ्टवेयर सीमाफोर्स वगैरह यूज करो, बट अगर किसी भी इंस्टेंस पे एक बार में क्रिटिकल सेक्शन में एक से ज्यादा प्रोसेस आ गए, यानी कि 2, 3, 4, 5 आ गए, तो मानेंगे सॉल्यूशन वैलिड है कि इनवैलिड है? हम मानेंगे सॉल्यूशन इनवैलिड है ना। और देखिए बात भी ऑब्वियस है ना। बात क्या है, आप रन टाइम पे अलाउ करोगे, उसके बाद न जाने कितनी बार कितने अलग अलग तरह के टेस्ट आपको करने पड़ेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, isn't it? तो अब अगर आप एक पार्टी कर रहे हैं तो एक पार्टी में क्या ऋतिक रोशन और कंगना रनौत दोनों को बुलाना जरूरी है क्या? फिर क्यों बेफालतू में अपना भी गड़बड़ करना, दूसरे का भी? एक बार में एक को बुलाओ, वरना बट बुलाएंगे तो मजा आएगा, मजा तो आएगा लेकिन वो बेचारे उनकी लड़ाई हो जाएगी, है ना। ये बात आपने सही की, मजा आएगा तो कुछ लोग तो जान जान पूछ के इनवाइट करते होंगे ना कि चलो दोनों को बुलाते हैं, लड़ाई वड़ाई हो गई तो अपनी पार्टी का नाम हो जाएगा, मीडिया वालों के भी मजे आ जाएंगी, चलो कुछ खबर मेरी छापने के लिए। संचित सर को और सोनम कपूर को बुला लें, बहुत बढ़िया, ये भी आपने सोचा। लेकिन मैं लड़ूंगा थोड़ा ही, मैं तो बहन जी के पैर छू के नमस्ते करके निकल जाऊंगा, मैं क्यों लड़ूंगा भाई? ना ना, है ना। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े ज्ञान सवाया होए, और ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तुरंत लड़ाई होए। तो दो ज्ञानी भिड़ेंगे तो दोनों का कुछ ना कुछ नॉलेज एनहेंसमेंट होगा, इंक्रीज होगा, है ना। लेकिन आप पागल से लड़ेंगे सर तो कोई फायदा नहीं है, उल्टा लड़ाई ही होगी, आप ही का नुकसान होगा। खैर, तो मुझे बताइए ये आइडिया क्लियर हो रहा है आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन का? ठीक है। इसके आगे के जो 2 क्राइटेरिया है, एक है प्रोग्रेस, एक है बाउंडेड वेट। उसके बाद शाम की क्लास में करूंगा क्योंकि उस पर डिटेल डिस्कशन हमें करना पड़ेगा। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑब्जर्व करना आसान था तो उसको अभी किया, और इस क्लास में ज्यादा वैसे भी नहीं करेंगे बिकॉज शायद कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं पता लगा होगा, है ना, कि क्लास है, तो उनका ज्यादा पार्ट मिस ना हो जाए, है ना। ठीक है, फिलहाल जो शाम में आपकी क्लास होगी वो 8:15 पे होगी। यस यस यस, चलिए सर, शाम को मुलाकात करते हैं। बाकी सैटरडे का आनंद उठाइए और पूरा दिन खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।